अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ के ऊपर। तो चलिए डॉक्टर साहब से पहला सवाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि हामला ख़वातीन में जब डायबिटीज़ हो जाती है तो उनमें इसकी तशख़ीस जो है वो कैसे की जाए? बड़ा आसान सा तरीका है। आप फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, अगर फास्टिंग शुगर 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, जैसा कि एडल्ट पॉपुलेशन में अदरवाइज करते हैं तो 126 का कट ऑफ होता है। जब हम प्रेगनेंसी में बात करते हैं तो यही कट ऑफ 92 का आ जाता है। सो अगर नाश्ते से पहले शुगर 92 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो ये डायबिटीज़ है इन प्रेगनेंसी। और फास्टिंग से यहाँ मेरी मुराद है 8 आवर की फास्टिंग मिनिमम। अच्छा, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि अगर हम किसी पेशेंट को ग्लूकोज पिला देते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज और चेक करते हैं आमतौर पे 24 और 8 वीक्स के दरमियान, प्रेगनेंसी के 24 से 28 वीक्स में हम ग्लूकोज 75 ग्राम पिलाते हैं और उसके 1 आवर और 2 आवर में ब्लड शुगर वैल्यूज़ लेते हैं। अगर 2 आवर पे ब्लड शुगर वैल्यूज़ 152 से ज़्यादा हो या 1 आवर पे 180 से ज़्यादा हो तो ये दो भी तशख़ीस में हेल्पफुल है। इसका मतलब है कि तशख़ीस हो गई। सो 3 फिगर्स हो गई। सुबह उठते हुए खाली पेट 92, ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद 180 और 2 आवर पे अगर ग्लूकोज पीने के करते हैं तो वो 152। इन तीनों कट ऑफ्स को जब क्रॉस कर जाती ब्लड शुगर लेवल्स, और ये फिर डायग्नोसिस ऑफ जीडीएम होता है। जीडीएम का मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़। अच्छा, या मैं वाज़ह कर दूं कि जब हम किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस करते हैं तो हम वो ग्लूकोमीटर से उसको चेक नहीं करते, या मशीनों छोटी से चेक नहीं करते, या डिजिटल से नहीं करते। हम उस वक़्त मेन लैब का सहारा लेते हैं जी। तो ये जो टेस्ट है ये मेन लैब से होगा और वीनस सैंपल होगा। अच्छा। क्योंकि वीनस सैंपल होगा, ये वाला आर्टीरियल सैंपल, ये कैपिलरी सैंपल नहीं होगा। ये बात है, ठीक है। ये आपने तशख़ीस का तरीका बताया। इसमें हीमोग्लोबिन A1C का खास रोल नहीं है डायग्नोसिस में। अच्छा, जो वो हम वैसे करते हैं हीमोग्लोबिन A1C, आपने जो तरीके बताए तीनों उसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब किसी हामला खातून को शुगर हो जाती है या ज़ियाबीतस जो है वो तशख़ीस हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से जो क्या टारगेट्स होने चाहिए? मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशंस, यानी माँ जच्चा बच्चा की तकालीफ या माँ और बच्चे होने वाले बच्चे की तकालीफ, मसाइल, पेचीदगियाँ। इतने सवाल यानी मैं तर्जमा करूँ उर्दू में, तकालीफ, मसाइल और पेचीदगियों से बचने के लिए। मैं जिक्र नहीं कर रहा कि कौन सी पेचीदगियाँ। अच्छा। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मोटिव ये नहीं है। हमारे प्रोग्राम का मोटिव है कि हम रोशन पहलू डायबिटीज का दिखाएं, जनरल एक अवेयरनेस लोगों। हम डायबिटीज के बारे में ये नहीं दिखाना चाहते कि इसे पाँव काट जाते हैं और इसे भी होता और वो होता है। हम कहते हैं आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपने आप को खुश खुरम रखें और अपनी डायबिटीज के साथ भी नॉर्मल जिंदगी जिएं। क्योंकि डायबिटीज इटसेल्फ एक लाइफस्टाइल है, अगर उसको अडॉप्ट कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसलिए जो कि बात हमेशा हम हाउ टू लिव नॉर्मल विद डायबिटीज की बात करते हैं, तो इसलिए जब हम प्रेगनेंसी में डायबिटीज की बात करेंगे तो उसमें मैं कोई डराने वाली बातें नहीं करना चाहता। मैं आपको ये तरीका बता सकता हूँ कि कितना ब्लड शुगर रखें तो आपको मसाइल नहीं होंगे, सुकून से रह सकते, सुकून से रह सकते। बाकी तो अल्लाह ताला पे छोड़ दे। बीइंग अ मुस्लिम हमारा फेथ होना चाहिए। फास्टिंग शुगर नाश्ते से पहले या किसी भी खाने से पहले चेक करें जी। या रात को सोते हुए चेक करें तो ब्लड शुगर आपकी 95 से कम हो तो बहुत अच्छी बात है, 100 तक हो तो एक्सेप्ट की जा सकती है। ठीक है, यानी 95 से कम तो बहुत ही आइडियल है, और अगर आपकी 100 से कम हो, 99 तक भी हो तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। और नीचे वाली जो लिमिट है वो 60 मिलीग्राम है। बहुत सारे लोग 60 से कम पे लो शुगर अटैक का शिकार होंगे। अच्छा। तो कुछ लोग जो हैं वो ऊपर से भी हो सकते हैं, और हाइपो की अपनी कैफियत होती हैं तो वो कई सारे पेशेंट उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। सो किसी भी खाने से पहले और आज सोते हुए 60 to 99 तक का जो टारगेट है ना, इसको अचीव करना चाहिए। जब आप खाना खा लेते हैं उसकी कोई 1 घंटे बाद अगर आप करें तो 140 तक होनी चाहिए, और अगर 1 घंटे बाद आप नहीं की, 2 घंटे बाद मॉनिटर कर रहे हैं, 2 घंटे बाद चेक करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स 120 से कम होने चाहिए। ठीक है। अब आप देखें कि नॉन प्रेग्नेंट जो पॉपुलेशन है जिनके बारे में बात करते रहते हैं, मेल फीमेल, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल
नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल्स हैं उनमें ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, नॉन प्रेग्नेंट, वो अंडरस्टूड है ना, हमारे यहाँ जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो इस तरह ही होती है ना, नॉन प्रेग्नेंट। ये तो नॉन प्रेग्नेंट के जो क्राइटेरियाज होते हैं, तो मीनिंग देयर बाय द नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स, उनके जो क्राइटेरियाज हैं वो डिफरेंट हैं। उनमें आप ब्लड शुगर लेवल्स को थोड़ा आज़ादी देते हैं, रैंडम में 140 तक भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इनमें आपने 120 का टारगेट कर लिया 2 आवर पे। तो ये स्ट्रिक्ट ग्लाइसीमिक कंट्रोल करना है, यानी आपने ऐसे बिहेव करना है जैसे मदर बिल्कुल नॉर्मल शुगर लेके फिर रही है, बच्चे को उसने उन्हीं नॉर्मल ब्लड शुगर्स को एक्सपोज करना है। बच्चे को खतरा होता है, उसको बीच बच्चे को खतरा होता है, बच्चे का जो है सर का साइज बढ़ सकता है, बच्चे के अंदर पैंक्रियाज में चेंजेस आ सकती हैं, बच्चे के जो है वो प्री बर्थ जो डिफेक्ट्स आ सकते हैं। अपना ख्याल नहीं रखेगी, अपने कंट्रोल्स के जो टारगेट्स हैं उनको नहीं मद्देनजर, अगर वो कंट्रोल नहीं रखती तो उसको खुद को तो खतरा है ही, बच्चे को भी है, डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए आप अपने आप को इस एंजाइटी का शिकार ना होने दें कि मुझे डायबिटीज़ होगी तो अब मेरे बच्चा जो है वो ठीक नहीं पैदा होगा। आप उसको एक्सेप्ट करें डायग्नोसिस को नंबर 1, और उसकी ट्रीटमेंट करें नंबर 2। ठीक है जी। और ये टारगेट्स मद्देनजर रखें। जैसे हम डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में जनरली लोगों को समझाते हैं कि आपकी एजुकेशन आप अच्छी इसलिए डायबिटीज़ के बारे में लें और अपने अदाद शुमार पे नज़र रखें। ठीक है, तो यहाँ भी यही जनरल प्रिंसिपल अप्लाई होता है। इसी ये जो हम बातचीत कर रहे हैं इसके अंदर से बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं जो कि मैं समझती हूँ यहाँ पे एड्रेस हमें कर लेने चाहिए। जरूर। अच्छा, जो ख़वातीन बीइंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटिक हो जाती हैं, अच्छा वो जो डायबिटीज़ होती हैं जो उनको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी वो उसके बाद परमानेंट होती है? वेरी गुड क्वेश्चन, आप तो बड़े क्वेश्चन करने लग गई हैं ऐसे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी से अलग रखते हैं। ओह माय गॉड। देखिए 10% जो पॉपुलेशन है जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज जिनको होगी उनको इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी फिर भी डायबिटीज हो जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज। हालांकि वो पहले डायबिटिक नहीं थे। अच्छा। 10% में रिस्क होगा कि वो डायबिटिक हो जाए। अगले 10 साल में यही रिस्क 35% से लेके 60% तक हो जाएगा। अच्छा, यानी अगर 100 ख़वातीन को डायबिटीज प्रेगनेंसी में हुई, उनमें से 60 को अगले 10 साल में डायबिटीज हो जाएगी, यानी कि चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि इन चांसेस को मिनिमाइज भी तो किया जा सकता है ना। मैं तो हमेशा दूसरा पहलू पे बात करता हूँ कि क्या हम उसको रोक सकते हैं कि नहीं। तो आप जो 6 वीक्स होते हैं, 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, आप अपना ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा लें ताकि पता लगाया जा सके कि आप में रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ है या नहीं है। और अगर रिस्क है तो आप उस रिस्क को मिनिमाइज करें। कैसे मिनिमाइज करें? आप 30 मिनट वॉक करें, अपने डाइट प्लान को हेल्दी कर लें, उसमें से फ्रैंक कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दें, प्रोएक्टिव अप्रोच से काम करें। ठीक है। अच्छा, प्री डायबिटिक हो गए ना एक तरह से, अगर आप रिस्क पे हैं तो आपको अपने आप को वही सारी हिदायत पे अमल करना है जो प्री डायबिटिक करते हैं। अच्छा, अभी बात कर रहे हैं और हाँ बात करें। दूसरा ये है कि जो 1 ईयर है, यानी ये तो एक 6 वीक्स पे आपने चेक किया, 1 ईयर पे दोबारा पेशेंट का हीमोग्लोबिन A1C और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना चाहिए। उस वक्त भी अगर वो नॉर्मल है तो फिर 3 साल बाद रिपीट करना चाहिए, ताकि हर 3 साल बाद हम देख सकें कि इस पेशेंट में डायबिटीज एक्वायर करने की कितना रिस्क है और हमें क्या काम करने और हमें उसके ऊपर क्या काम करना है। अच्छा, अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज होती है उसकी मेन रीजन उनके खाने पीने की होती है या उसके अंदर बायोलॉजिकल कुछ चेंजेस वैसे ऐसी आ रही होती हैं? ऐसे लोग जो ओवरवेट होते हैं, ऐसे लोग जो उनकी पहले हिस्ट्री होती है, क्योंकि जनरली तो हमें पता है कि मेटाबॉलिक एरर की वजह से डायबिटीज होती है, तो प्रेग्नेंट खवातीन में भी इस तरह का एरर उनके अंदर भी होता है। उनके अंदर हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन वो अपने रिस्क को कम कर सकती हैं अगर वो प्रेगनेंसी से पहले ही प्लानिंग कर लें, अपने वेट को कम करें, ओवरवेट ना हो, खाने पीने के बारे में, अपनी डाइट के बारे में। जो फीमेल्स ओवरवेट होंगी, जो PCOS की पेशेंट होंगी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, जो फीमेल्स फैटी लिवर वाली होंगी, जो फीमेल्स ऑलरेडी इनकी फैमिली हिस्ट्री में GDM है या उनकी फैमिली हिस्ट्री में टाइप 2 डायबिटीज है, ये सारे एट रिस्क होंगे डेवलपिंग द डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरे
ना आपको कि आई एम सफरिंग फ्रॉम। हाँ ये वजह, ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम कोरोना इंशाल्लाह, होपफुली। अच्छा, मुझे खांसी आ रही है जोर की, क्या करूं ड्यूरिंग? अब ब्रेक ले लें फिर हम। अच्छा, अभी नेक्स्ट मेरा सवाल है, मोस्ट प्रोबेबली आखिरी सवाल है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए? द ट्रीटमेंट साइड, ट्रीटमेंट करने के लिए उसको प्रेगनेंसी के दौरान की बात हो रही है। जब प्रेगनेंसी के दौरान जो टैबलेट्स ट्राई की गई हैं उनमें मेटफॉर्मिन से रेफरिस्त है और मेटफॉर्मिन की सेफ्टी एस्टेब्लिश्ड है। इंसुलिन में से जो इंसुलिन आर और हिमोलिन एन है वो दोनों इस्तेमाल की जा सकती हैं। नई जो इंसुलिन हैं जिनको इंसुलिन एनालॉग्स भी कहते हैं, उनमें डेटिमेर इंसुलिन और ये जो नोवोरैपिड टाइप है, एस्पार्ट इंसुलिन है, इसके ऊपर ट्रायल्स कंप्लीट हैं तो इनकी सेफ्टी एस्टेब्लिश्ड है। बाकी आपका डाइट का भी रोल रहता है, आपकी 30 मिनट्स वॉक का भी रोल रहता है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही इस पर अप्लाई होती हैं जैसे इन जनरल हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स पर अप्लाई करते हैं। तो ये है मेन कि आप अगर अपने ब्लड शुगर लेवल्स में नहीं रखते हैं, जैसे मैं टारगेट्स बताए हैं, तो की होम मैसेज ये है, टेक होम मैसेज ये है कि आप अगर अपने टारगेट्स को सही रखते हैं तो आप समझें कि आपकी प्रेगनेंसी ऐसे ही नॉर्मल है जैसे किसी नॉन डायबिटिक की। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातचीत सुनी। हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी और डायबिटीज़, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ हो जाती है ख़वातीन को, उसको लेकर क्या क्या एहतियातें और अद्वियात जो है इस्तेमाल की जाती हैं। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।